आज हम रिव्यू कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 22 अगस्त 2020 के इशू को। इस इशू की कवर स्टोरी थी द एलियन अमंग अस, यानी कि वायरस, कोविड वायरस के बारे में, कि किस प्रकार कोविड वायरस ने हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है। लेकिन आज के रिव्यू में हम कोविड वायरस के बारे में ना बात करके एक दूसरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरी फेवरेट है। आजकल मैं उसके ऊपर काफ़ी पढ़ रहा हूँ और इस मैगजीन के उस आर्टिकल ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ की कटिंग है जो मैगजीन से निकाली है, और इसमें बताया गया है कि स्वीडन और नीदरलैंड्स ने अपने यहाँ पर अपने अपने देशों में फेस मास्क लगाने को मैंडेटरी नहीं किया है। ये बात गौरतलब है कि स्वीडन, जिसने भी किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं किया था, ना पूर्ण ना आंशिक, ना कंप्लीट लॉकडाउन था ना पार्शियल लॉकडाउन था, किसी भी तरह का नहीं था। और स्वीडन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चलते हुई मौतें हैं। अगर हम पर मिलियन पॉपुलेशन में काउंट करें, यानी कि एक एवरेज आउट निकाल लें, तो स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी स्वीडन ने बोला है कि हम फेस मास्क को मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है, अगर वो चाहे तो फेस मास्क लगा सकता है। दूसरा है ये कार्टून। इस कार्टून ने मेरा ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इस एक छोटे से कार्टून ने आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड की व्यथा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। देखें कि किस प्रकार दिखाया गया है कि कोविड 19 की यह हर्डल है, और कोविड 19 की इस हर्डल के ऊपर यूएस इकोनॉमी धराशायी दिखाई दे रही है। यूएस इकोनॉमी का जो घोड़ा है वो इस हर्डल से टकरा करके गिर चुका है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि वॉल स्ट्रीट अभी भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल स्ट्रीट किस प्रकार दौड़ रहा है? नीचे वॉल स्ट्रीट फेड के कंधों पर है, फेडरल बैंक के कंधों पर है। और इस यहाँ पर एक सज्जन दिखाए गए हैं। ये सज्जन एक बड़े अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक फेड जो है वो इस तरह से वॉल स्ट्रीट को अपने कंधे पर उठा करके दौड़ता रहेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी और शेयर मार्केट इंडेक्स के बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ये समन्वय अब ज्यादातर मार्केट्स में नजर नहीं आ रहा है। यूएस इकोनॉमी लगातार नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में भी अभी पीछे रिजल्ट आया था, जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था, -23% का जो डिक्लाइन रिपोर्ट किया गया था, उसके बावजूद भी मार्केट ने अपनी जो दौड़ है वो बरकरार रखी। और 38,000, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट 38,000 क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी कोई सेंस नहीं बन रहा है कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरह नीचे है लेकिन शेयर मार्केट भागती जा रही है। वो क्यों हो रहा है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सरकारें फ्री मनी अवेलेबल करवा रही हैं। फ्री मनी का मतलब क्या? वो मनी जिसके ऊपर बहुत ही कम टैक्स लिया जा रहा है, या जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, और पैसा बड़े आराम से अवेलेबल करवाया जा रहा है उन लोगों को जो कि इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पैसा मार्केट में ज़्यादा है, असेट मार्केट में कम है। इस वजह से जो सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस टूट गया है, उसके चलते ज़्यादा पैसा है, कम असेट्स को चेज कर रहा है, इसलिए असेट्स की वैल्यू लगातार भाग रही है। इसको हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बल्कान्स। सबसे पहले बल्कान क्या है? बल्कान एक रीजन है, एक क्षेत्र को बोला जाता है, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, तमाम तरह के देश शामिल हैं। इस तरह से बल्कान एक क्षेत्र है। बल्कान अगर आप मैप में देखेंगे तो इटली के राइट हैंड साइड में आपको जो क्षेत्र नजर आता है उसको बल्कान कहते हैं। बल्कान के अंदर जिन जिन देशों का जिक्र होता है वो यहाँ पर बताए गए हैं। वो है मोंटेनेग्रो, कोसोवो, सर्बिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया और मोल्डोवा। इनमें से कोसोवो का आपने बहुत नाम सुना होगा, और सर्बिया का नाम भी बहुत सुना होगा। सर्बिया से आजकल आते हैं हमारे टेनिस स्टार जोकोविक, तो उसकी वजह से भी सर्बिया काफ़ी फेमस है। लेकिन जिन लोगों ने 1990 का वक्त देखा है, या उनको याद है 1990 का डिकेड याद है, वो कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, इन नामों से काफ़ी परिचित होंगे। इसके बारे में फिर कभी जिक्र किया जाएगा। समस्या क्या है? समस्या यहाँ पर यह है, जिसका जिक्र किया गया है, कि हर एक बल्कान देश के अंदर बहुत ही तेजी से इमिग्रेशन हो रहा है, यानी कि लोग अपने देश को छोड़ करके भाग रहे हैं, और साथ के साथ लो फर्टिलिटी है, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ये कितना भयंकर है उसका अंदाजा इस इमेज से लगाया जा सकता है। अगर आप मोल्डोवा को देखें, यहाँ पर मैं मोल्डोवा को हाईलाइट करता हूँ।
मोल्डोवा को अगर आप देखें तो 1989 के मुकाबले 2050 तक आते आते मोल्डोवा की पॉपुलेशन आधी रह जाएगी। बुल्गारिया की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। इसी तरह से आप बोस्निया को भी देख सकते हैं, अल्बानिया को भी देख सकते हैं, क्रोएशिया को भी देख सकते हैं और सर्बिया को भी देख सकते हैं। सिर्फ मोंटेनेग्रो और कोसोवो थोड़ी अच्छी स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन बाकी सभी देशों की स्थिति पॉपुलेशन के चलते बहुत बेकार है। स्थिति न केवल बेकार है बल्कि बहुत तेजी से बेकार हो रही है। यहां पर ये एक स्टेटमेंट है, मैंने मैगजीन से ही उठाई है कि कुछ वक्त पहले तक मैनी वीमेन हैड 6 चिल्ड्रन, नाउ फ्यू हैव मोर देन 1। फर्टिलिटी बहुत तेजी से गिर रही है और लोग देश छोड़ करके भी जा रहे हैं। तो इन दोनों के चलते देश में इस पूरे क्षेत्र के अंदर बच्चों की संख्या है वो बहुत कम हो गई। बच्चों की संख्या क्यों बहुत जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं कि ये साइकिल इस तरह से काम करता है कि चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एंड डेड। बच्चे हैं ये जिंदगी का चक्र है, हम सबको पता है। बच्चे हैं, एडल्ट होते हैं, एडल्ट से ओल्ड होते हैं और ओल्ड से एक ना एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ करके जाना है। लेकिन इस पूरे चक्र में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है एडल्ट के ऊपर। एडल्ट नौकरी करते हैं और टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से यहां पर ओल्ड लोगों को सपोर्ट मिलती है और जो एडल्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं बच्चों को, चाहे अपने परिवार के अंदर करें, चाहे वो जो टैक्स दे रहे हैं उसके थ्रू सरकार करे। तो यहाँ पे एडल्ट्स का होना बहुत जरूरी है। एडल्ट्स होंगे तो देश में ओल्ड और चाइल्ड दोनों के लिए सपोर्ट अवेलेबल होगा। अगर ये इम्बैलेंस बन जाता है कि या तो चाइल्ड बहुत बढ़ जाते हैं या ओल्ड बहुत बढ़ जाते हैं और बीच में एडल्ट की संख्या काफी कम हो जाती है, तो देश में टैक्स पेयर्स कम हो जाते हैं। टैक्स पेयर्स का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा। जब टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा तो सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं बुजुर्गों को और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। यहां देखिए सर्बिया का एग्जांपल दिया गया है। सर्बिया में है मोर पेंशनर्स देन द वर्किंग एज पीपल। सर्बिया में वर्किंग एज लोग कम हो गए हैं और पेंशनर ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस है, सरकार को टैक्सेस कम मिल रहे हैं यहाँ पर और सरकार को सपोर्ट ज्यादा करना है। और ये बात ध्यान रखिए, इस वक्त दुनिया कोविड महामारी को झेल रही है, जिसके चलते लगभग सभी सरकारें अपने बिजनेसेस को वापस खड़ा करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा पैसा मार्केट में झोंक रही है। उसके बाद सरकारों को खासकर सर्बिया जैसे देशों में और पैसा खर्च करना है अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करने के लिए और अपने पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए, जबकि टैक्स कलेक्शन लगातार कम हो रहा है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखने लायक है कोसोवो, जिसकी मीडियन एज 29 साल है। ध्यान दीजिए, हमारे देश की मीडियन एज 28 साल है, हम भी काफी यंग देश है। लेकिन कोसोवो में फर्टिलिटी रेट है वो 2 आ चुका है। 2 आ चुका है मतलब कि पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। एक देश की पॉपुलेशन को सामान्य बनाए रखने के लिए, यानी कि ये जो चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड का बैलेंस है, इसको बनाए रखने के लिए हर कपल, यानी कि हर हम दो हमारे दो में हम दो के साथ बच्चों की संख्या 2.1 होनी चाहिए। 2.1 बच्चे दशमलव में तो पैदा होते नहीं है, तो कहीं 2 कहीं 3 इस तरह से, लेकिन जो एवरेज आउट है वो 2.1 होना चाहिए। 2.1 से जब कम हो जाता है तो बुजुर्गों, बच्चों और एडल्ट का जो अनुपात है वो टूटने लगता है। तो आखिरी पॉइंट ये बता रहा है कि हालांकि कोसोवो में मीडियन एज 29 साल है, काफी जवान देश है और इस चार्ट में अगर आप देखें तो कोसोवो को हानि भी कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोसोवो में भी ये बैलेंस धीरे धीरे टूट रहा है। तो अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से हो रहा है कि बल्कान्स के अंदर टैक्स कलेक्शन जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा ये है कि बल्कान्स के अंदर लोग आकर के रहना नहीं चाहते, यानी कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो या तो बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। और इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने देशों को छोड़ करके जा रहे हैं। ये 3 आपस में एक बहुत ही खराब, आप बोल सकते हैं, एक डेडली कॉम्बिनेशन काइंड ये तीनों चीजें फॉर्म कर रही हैं। ये हो कैसे रहा है? देखिए, यहां पर ये बड़ा स्पष्ट समझाया गया है कि पीपल लिव लाइफ इन वेस्ट टू अर्न एंड पे टैक्स देयर बट कम्स बैक टू बल्कान टू रिटायर। अब हो क्या रहा है? फर्ज कीजिए ये एक जवान व्यक्ति है, ये अच्छी उम्र है, आप मान लीजिए 25-26 साल का ये व्यक्ति है।
ये जाता है अपने देश को छोड़ करके यूके। अब यूके में ये जॉब करता है तो इसका टैक्स कहाँ जाएगा? इसका टैक्स भी यूके को मिलेगा। यूके उस पैसे से अपना इंफ्रा बिल्ड करेगा या अपने अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करेगा। तो ये जो व्यक्ति है एक्स, इसने कुछ नहीं दिया। मैं फर्ज करता हूँ ये कोसोवो का नागरिक हो, तो एक फॉर एन एग्जाम्पल, सो कोसोवो के इस नागरिक ने कोसोवो में कुछ नहीं किया। कोसोवो में उसने कोई टैक्स नहीं दिया, कोसोवो का इंफ्रा बिल्ड नहीं किया, कोसोवो में बुजुर्गों को सपोर्ट नहीं किया, और एक तरह से कोसोवो में शायद थोड़ा रिमिटेंस किया हो, लेकिन वो पारिवारिक खर्चे में खर्च हो गया। देश को बहुत बड़ी आमदनी इससे नहीं मिली या देश को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आई तो इन्हें अपना वतन याद आ गया और ये रिटायर होने के लिए चले गए अपने देश। अब क्योंकि ये कोसोवो के नागरिक हैं तो इस सरकार का फर्ज बनता है कि इस व्यक्ति का बुढ़ापा जो है यानी कि ओल्ड एज में सपोर्ट किया जाए। लेकिन अपनी कमाने की उम्र में इन्होंने प्रगतिशील किया यूके को, लेकिन जब बर्डन हो गया, जब उन्हें सपोर्ट चाहिए, बर्डन एक सही शब्द नहीं है पर जब बुढ़ापे में उनको मदद की जरूरत है तो वो कोसोवो आ गए। लेकिन कोसोवो के लिए ये अब एक बर्डन है क्योंकि कोसोवो में वैसे ही टैक्स पेयर्स नहीं है, बुजुर्ग लोग वापस आ रहे हैं, तो सरकार इतना पैसा कहाँ से लाए। यहाँ पर एक क्रोएशियन डेमोग्राफर है, उनका जिक्र मैं करूंगा, इवांडा है, क्रेसिमिर इवांडा। इनके बारे में अगर आप वेब पर सर्च करेंगे तो इनका आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। इन्होंने इन्हीं 3 डेडली कॉम्बिनेशन को देखते हुए बताया है कि जो फिलहाल स्थिति है बल्कान में, वो ऐसी स्थिति है जहां से उभर पाना बल्कान्स के लिए नजर नहीं आता जब तक कि वो अपने आप को इतना सफल देश ना बना ले कि लोग वापस बल्कान्स आकर के काम ना करने लग जाएं, चाहे वो उनकी लेजर लाइफ की वजह से हो, चाहे सरकार के एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से हो, सुविधाओं की वजह से हो, किसी भी वजह से बल्कान्स देशों को अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि बाहर से ज़्यादा लोग आकर के इन देशों में आएं और काम करें और सरकार को कर की प्राप्ति हो। जब तक कर की प्राप्ति नहीं होती तब तक बल्कान्स के लिए फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है, बहुत ही आप बोल सकते हैं अच्छा नहीं नजर आ रहा। अब एक बार इसको कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान और दूसरे देशों के साथ। हम सबको लगता है हिंदुस्तान के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है या नहीं होती नजर आ रही, लेकिन ये कितनी जल्दी हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैंसेट है, आजकल लैंसेट मैगजीन बहुत फेमस है। हालांकि बहुत पुरानी मैगजीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लैंसेट के बारे में अभी सुनना शुरू किया जब लैंसेट कोविड टीकों के बारे में बात करता है। ये लैंसेट मैगजीन का है। आप देखें, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, इन 3 देशों को देखिए। ये है इंडिया, ये है चाइना और ये है नाइजीरिया। अब जरा इन 3 देशों को गौर कीजिए। आज हम यहां पर हैं। आज चाइना हमसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम चाइना को क्रॉस करके सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन जाएंगे, जो कि 2050 के आसपास हो जाएगा। 2050 पीक होगा इंडिया की पॉपुलेशन का, उसके बाद हम भी डाउनवर्ड जाएंगे और इस सदी के अंत तक हमने जहां शुरू किया था हम उससे नीचे होंगे। इस सदी में हमने शुरू किया है लगभग 1.33 से, मतलब आज 9 सदी की बात कर रहा हूं, 2020 में हम 1.33 बिलियन पर बैठे हैं। लेकिन जब हम ये सदी खत्म करेंगे तो हम 1.9 बिलियन होंगे। यानी कि हमको भी ये पॉपुलेशन चैलेंज है। याद रखिए, ये सिर्फ संख्याओं में कमी नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो इस दरमियान 2050 तक आते आते बहुत बड़ी जनसंख्या अपने ओल्ड एज की तरफ जाएगी और हमारे पास बच्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे। हिंदुस्तान में ऑलरेडी बर्थ रेट 2.1 है, यानी हम सिर्फ रिप्लेसमेंट लेवल पर हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिरते जाएंगे। 2050 तक आते आते हम भी इस इम्बैलेंस को फेस करेंगे, जो कि ओल्ड एज और चाइल्ड अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स यानी कि एडल्ट। अब एक और चीज़ याद रखिए, जब हम टैक्स पेयर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ एडल्ट्स को काउंट करके काम नहीं चलता। इन एडल्ट्स के लिए हमारे पास रोजगार होना भी जरूरी है। जब रोजगार नहीं होगा तो इन एडल्ट्स के लिए टैक्स पेयर का होना जरूरी नहीं है। आज जब हम हिंदुस्तान में झेल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, और अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कुछ और साल चल जाती है, जैसे कि 4 साल 5 साल, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसकी वर्किंग एज में से 4 या 5 साल कम हो जाएंगे। जब ये 4 या 5 साल कम हो जाएंगे तो उनकी टोटल अर्निंग कैपेसिटी या टोटल जो फंड या टैक्स हमें रिसीव हो सकता था देश को, वो भी नेगेटिव रहेगा।
वो नेगेटिव सिर्फ अभी के लिए नेगेटिव नहीं है, उस पैसे से जो इंफ्रा बिल्ड करना था उसमें भी स्लोनेस आएगी। सरकार को या तो ज्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे, यानी कि सरकार के ऊपर डेट बढ़ेगा, या सरकार को अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी स्लो करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ हम ओल्ड एज और चाइल्ड की प्रॉब्लम और ये चाइल्ड इम्बैलेंस से जूझेंगे, बल्कि अगर हम अपने एडल्ट्स को नौकरी नहीं दे पाए तो हम प्रॉपर टैक्स भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो हिंदुस्तान के सामने तीन तरफ की चुनौती है। एक तो हमको अपने एडल्ट्स को नौकरी देनी है ताकि टैक्स कलेक्ट हो सके। दूसरा, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इसको बदल नहीं सकते। ये तो आम जनता की सोच है, जब तक ये है इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहला चैलेंज ये है कि ये एक इनएविटेबल चेंज हमारे सामने आ रहा है। दूसरा चेंज क्या है कि हमको अपने एडल्ट्स को टैक्स देना है। तीसरा ये है, ये जो स्लोनेस की बीमारी होती हुई नजर आ रही है, इस स्लोनेस की बीमारी को एड्रेस करने के लिए सरकार को आने वाले कुछ सालों में अपनी डेट बढ़ानी पड़ेगी, सरकार को अपने कर्जे बढ़ाने पड़ेंगे। और कोविड के बाद जबकि सरकारों को और खर्च करना है तो सरकारों को ये डेट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग, अब चाइना को देखिए। चाइना आज जिस पॉपुलेशन पर खड़ा है, यानी कि 1.40 पर खड़ा है, इस सदी के खत्म होने तक लगभग 0.73 बिलियन पॉपुलेशन होगी, यानी कि इस सदी तक आते आते चाइना की आधी पॉपुलेशन गायब हो चुकी होगी। बची हुई पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का होगा और बहुत ही कम टैक्स पेयर्स चाइना के पास होंगे। चाइना जो एक वक्त अपनी पॉपुलेशन के दम पे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करवा करके दुनिया को में छा गया, वो चाइना के लिए पॉपुलेशन ना होना एक समस्या हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया आज देखिए, नाइजीरिया आज लगभग 0.39 बिलियन पर खड़ा है, लेकिन सदी पूरी होने तक 0.79 बिलियन पर खड़ा होगा। अफ्रीका विल बी द ओनली कंट्रीब्यूटर इन पॉपुलेशन। अफ्रीका में ही दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, बाकी हर कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन गिरेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बल्कान स्टोरी आज जो हम बल्कान में देख रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने आज जिक्र किया, ये आज नहीं तो कल दुनिया के लगभग सभी देशों में आपको नजर आएगी। इस मैगजीन में एक और राइटिंग है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो फ्लिप कर्व के बारे में। वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन उसको दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनको आगे एड्रेस करूं। थैंक यू।